गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचअप आईएएस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है मनीष शुक्ला और मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में जो हमने डील किया था वो था चैप्टर 1 क्लास 6 की ज्योग्राफी की। ठीक है, उसमें हमने देखा था अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में जो डिस्कशन रहेगा हमारा वो 4 टॉपिक्स के अंतर्गत रहेगा। पहला टॉपिक होगा आपका लैटिट्यूड्स या अक्षांश। जो दूसरा टॉपिक आपका रहेगा वो है लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स, अक्षांश और ताप कटिबंध। थर्ड टॉपिक लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर। ठीक है, फोर्थ टॉपिक लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, देशांतर और समय। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला लैटिट्यूड्स या अक्षांश, दूसरा लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, तीसरा लॉन्गिट्यूड्स देशांतर, चौथा लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, देशांतर और समय। तो पार्ट ए जो आज का लेक्चर रहेगा वहां पे हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, अक्षांश वाला और अक्षांश और ताप कटिबंध वाला। ठीक है, फिर जब दूसरा लेक्चर होगा पार्ट बी होगा जब चैप्टर का, तो उसमें ये 2 टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 लैटिट्यूड या अक्षांश। ये जानने से पहले कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये जानना और भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों जानना चाह रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक, तो आप ये समझिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अर्थ पे, ग्लोब पे कोई भी प्लेस है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बतानी है तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको उसका लैटिट्यूड और उसका लॉन्गिट्यूड जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे आप बात करें कि इंडिया कहाँ है, तो आपको जानना पड़ेगा कि इंडिया का लैटिट्यूड स्ट्रेच क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड स्ट्रेच क्या है। दिल्ली कहाँ है तो उसका लैटिट्यूड स्ट्रेच क्या है, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेच क्या है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, तभी आप किसी एग्जैक्ट लोकेशन को बता पाएंगे। अब एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइंस की जरूरत होती है। ठीक, उन रेफरेंस लाइंस में जैसे आपका इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा है, आर्कटिक सर्किल या उत्तरी ध्रुववृत्त है, एंटार्कटिक सर्किल या दक्षिणी ध्रुववृत्त है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कि एज ए रेफरेंस, संदर्भ रेखाओं के तौर पे यूज की जाती हैं किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए। ठीक, अब किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट होना पड़ेगा ना, किसी के सापेक्ष आप कोई लोकेशन देखेंगे। ठीक, मान लीजिए आप कहते हैं कि लखनऊ जो है वो दिल्ली के ईस्ट में है, तो दिल्ली रेफरेंस पॉइंट है ना लखनऊ के लिए, तो आपको रेफरेंस पॉइंट्स या रेफरेंस लाइंस का पता होना चाहिए। तो ग्लोब के स्केल पे जो हम देखते हैं तो कुछ जो रेफरेंस लैटिट्यूड्स या जो संदर्भ अक्षांश होते हैं इंपॉर्टेंट, वो ये हैं: इक्वेटर या विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल या उत्तरी ध्रुववृत्त और एंटार्कटिक सर्कल या दक्षिणी ध्रुववृत्त। ठीक है, अगर ये आपका अर्थ है तो ये आपकी ये जो लाइन है ये क्या है, आपकी इक्वेटर। अभी हम आगे एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ये है आर्कटिक सर्किल। ठीक है, ये है आपका एंटार्कटिक सर्किल। तो ये कुछ रेफरेंस लैटिट्यूड्स या संदर्भ अक्षांश हैं जिनको संदर्भ मान के, रेफरेंस मान के हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं कि ये इक्वेटर से नॉर्थ में है, ये इक्वेटर से साउथ में है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो लाइंस हैं ये हमारी रेफरेंस लाइंस या संदर्भ रेखाओं की भूमिका निभाती हैं किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इक्वेटर, फिर हम
एक एक करके टॉपिक आपके आंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, एंटार्कटिक सर्किल, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें इक्वेटर या विषुवत रेखा जो आपकी है। ठीक है, इक्वेटर या विषुवत रेखा, इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो देखिए, इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई दीवार बनी है ग्लोब में, नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब को डिवाइड करती है दो बराबर पार्ट्स में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर या विषुवत रेखा एक ऐसा अक्षांश है जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, इक्वेटर जो एक आपका लैटिट्यूड है, उस लैटिट्यूड से जो अर्थ है वो दो बराबर भागों में बांटी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इक्वल पार्ट्स, जैसे ये आपका ग्लोब है, तो ग्लोब में अगर ये इक्वेटर है आपका, ये इक्वेटर है, तो इस इक्वेटर से जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, और जो साउथ वाला पार्ट है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला, उत्तरी और दक्षिणी जो भाग होता है इक्वेटर के दोनों तरफ, वो बराबर होता है। ये ध्यान रखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वेटर ग्लोब को। ठीक, अब वही बात है आगे, द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर के जो नॉर्थ में जो एक आपका नदर्न हाफ बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और जो इक्वेटर के साउथ में पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अगला है ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक, इक्वेटर से पैरेलल में जितने भी आपकी लाइंस होती हैं, सर्किल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। ठीक, इसको अभी हम बेहतर तरीके से समझे हमको बताएंगे। ठीक, मान लीजिए ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, अब इस इक्वेटर के, ये तो इक्वेटर को हमने क्या मानते हैं हम, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इस इक्वेटर के पैरेलल इक्वेटर, ये अगर आपका ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से पैरेलल जो भी लैटिट्यूड्स होंगे, जो भी रेखाएं होंगी, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश समानांतर रेखाएं। ठीक, अब ये इक्वेटर से ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मान लीजिए हम इसको कितना देते हैं, ये आपका 0 डिग्री था और ये आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसे, ये इक्वेटर से 1 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, 1 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे ही अब इसके पैरेलल अगला 2 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसे ही 3 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्या है आपका 20 डिग्री। क्लियर, तो ये होता है अक्षांश या लैटिट्यूड्स, इक्वेटर के पैरेलल सर्किल्स होते हैं ये। ठीक है, अब ये पैरेलल सर्किल्स कहां तक जाएंगे, 20 डिग्री हुआ, ये फिर 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, और होते होते कहां तक जाते हैं ये 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक। अब ये 90 डिग्री तक क्यों होता है, लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ तक क्यों रहते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि अर्थ का शेप कैसा है, स्फीयर है। तो अगर स्फीयर शेप है तो इक्वेटर से मैक्सिमम एंगल क्या बना सकता है, हमने देखा था ना अभी, ये 1 डिग्री बना रहा था। अगर ये 40 डिग्री लैटिट्यूड है तो ये अर्थ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा था,
40 डिग्री का, ये 60 है तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। क्लियर? ऐसे ही ये 90 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसलिए हमने बात करी थी कि जो अक्षांश या लैटिट्यूड्स होते हैं ये इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं और इक्वेटर से पैरेलली आगे बढ़ते रहते हैं। इक्वेटर अगर 0 डिग्री है तो उसके पैरेलल 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और लास्ट में 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही ये तो नॉर्थ की बात कर ली हमने, ये तो हमने नॉर्थ की बात कर ली। ऐसे साउथ में जैसे ये आपका ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के पैरेलली ये आपका 1 डिग्री साउथ हो गया, ऐसे ये 20 डिग्री साउथ हो गया, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो अक्षांश या लैटिट्यूड्स क्या होते हैं जो हमने यहां पे बात करी, ये पैरेलल सर्कल्स होते हैं जो कि इक्वेटर से लगाकर पोल्स तक जाते हैं। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। क्लियर? तो अब अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कहता है द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है या जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। क्लियर? उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश है उसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या अक्षांश है उसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक, तो इक्वेटर कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है? नॉर्थ पोल, यह आपका उत्तरी ध्रुव। और ऐसे ही 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड क्या होगा? साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है? देखिए, अर्थ जो होती है, अर्थ एक तो सन के चारों तरफ क्या करती है? रिवोल्यूशन या परिक्रमण करती है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि अपने एक्सिस पे ये रोटेट भी करती है। तो जो अर्थ का एक्सिस होता है अगर उसको एक नीडल की तरह, एक सुई की तरह माने तो वो सुई समझिए ऐसे होके निकलती है। ये है अर्थ का एक्सिस। इस एक्सिस के दोनों, इस एक्सिस के अराउंड अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। तो अगर इस एक्सिस को हम एक निडल माने, एक सुई माने, तो ये इंटर कहां से करता है? नॉर्थ पोल से, और एग्जिट कहां से करता है? साउथ पोल से। ठीक है, तो ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो हमने क्या देखा था? हमने बात करी थी कि इक्वेटर को कितने डिग्री लैटिट्यूड माना जाएगा, कितनी डिग्री अक्षांश माना जाएगा, तो ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। ऐसे ही जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो एक्सट्रीम नॉर्थ लैटिट्यूड होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही जो एक्सट्रीम साउथ लैटिट्यूड होगा उसको हम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड या साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्लियर? अगला है all parallels north of the equator are called north latitudes and south of the equator are called south latitudes या दक्षिणी अक्षांश। देखिए, इक्वेटर से नॉर्थ में जितने भी लैटिट्यूड होते हैं, अक्षांश होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड्स या उत्तरी अक्षांश। और इक्वेटर से साउथ या दक्षिण की तरफ जो भी लैटिट्यूड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश। जैसे कि ये है आपका इक्वेटर, ये है 0 डिग्री लाइन। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर से उत्तर की तरफ है ना ये वाला लैटिट्यूड, तो इसको हमने क्या बोला? 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ। और इक्वेटर से साउथ की तरफ जो लैटिट्यूड होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 20 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ।
ठीक है, तो ये नॉर्थ या साउथ लगाना इंपॉर्टेंट है। 20 डिग्री एज सच कुछ नहीं होता है, या तो वो 20 डिग्री नॉर्थ होगा या तो वो 20 डिग्री साउथ होगा। मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका? इक्वेटर। इक्वेटर से अगर उत्तर में है कोई तो आप नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करेंगे, इक्वेटर से अगर दक्षिण में है तो आप साउथ लैटिट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड देयरफॉर इज फॉलोड बाय नॉर्थ और साउथ, जो हमने अभी बात करी थी कि कोई भी लैटिट्यूड होगा तो उसकी जो अंक होता है उसके बाद में आप या तो नॉर्थ लगाएंगे उत्तर, या तो साउथ लगाएंगे दक्षिण। ठीक है, मान लीजिए 20 डिग्री लैटिट्यूड, तो 20 डिग्री लैटिट्यूड क्या है? या तो वो 20 डिग्री नॉर्थ होगा या तो वो 20 डिग्री साउथ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। इक्वेटर से जैसे ही हम पोल की तरफ जाते हैं, विषुवत वृत्त या रेखा से जैसे ही हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो जो अक्षांश या लैटिट्यूड्स का साइज होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इक्वेटर सबसे साइज में बड़ा लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे, जो लैटिट्यूड से अक्षांश का साइज है वो कम होता जाएगा। एक एग्जाम्पल, इसको मैं आपको डायग्राम लेके समझाता हूं। वहां पे ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, या 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखिए, इक्वेटर से जैसे ही आप पोल की तरफ जाते हो तो जो लैटिट्यूड का साइज है, अक्षांश का जो साइज है वो कम होता जा रहा है। देखिए, अब इक्वेटर का साइज ये है और 20 डिग्री नॉर्थ का साइज कितना है? इक्वेटर का साइज ये है और 20 डिग्री नॉर्थ का साइज क्या है? ये देखिए, इससे इतना कम, इससे इतना कम। 40 डिग्री नॉर्थ इसका साइज, 40 डिग्री नॉर्थ यहाँ से यहाँ तक है, इक्वेटर यहाँ से यहाँ तक है, 20 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। 60 डिग्री का साइज ये, 80 डिग्री का साइज ये, 90 डिग्री तो एक इस पे आ गया। तो देखिए इक्वेटर कितना बड़ा है, इक्वेटर का साइज कितना आ रहा है? ये, और 20 डिग्री का ये, 40 डिग्री का ये, 60 डिग्री का ये, 80 का ये और 90 का बिल्कुल ये। ठीक है, तो जैसे ही आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनका साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है या डिक्रीज होता जाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अर्थ का साइज सबसे बड़ा कहां पे होगा? इक्वेटर पे या विषुवत रेखा पे। ये जो आपकी ये पॉइंट है, ये जो लैटिट्यूड है इक्वेटर, इक्वेटर वो लैटिट्यूड जहां से अर्थ दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसा लैटिट्यूड जहां से अर्थ 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, वो लैटिट्यूड का साइज सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब अर्थ का जो सरकमफेरेंस होती है वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है? इक्वेटर पे। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हो उसकी सरकमफेरेंस क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा है जहां पे अर्थ की सरकमफेरेंस सबसे ज्यादा होती है, और उससे जैसे ही आप पोल्स की तरफ बढ़ोगे प्रोग्रेसिवली लैटिट्यूड्स का साइज, अक्षांश का जो साइज है वो क्या होगा? उसमें कमी आएगी। ठीक, तो ये एक बार आप फिर से इसको जितने भी पॉइंट्स हैं देख लीजिए। सबसे पहले इक्वेटर कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे दीवार बनी है, नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक, वो लाइन, इमेजिनरी लाइन कैसी लाइन? वो लाइन जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक, फिर हमने क्या देखा कि इसका जो नदन पार्ट है उसको हम नदन हेमिस्फीयर है उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, जो सदर्न हाफ है उसको सदर्न हेमिस्फीयर है दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक,
अब फिर हमने क्या देखा कि जो पैरेलल लैटिट्यूड्स या अक्षांश होते हैं वो इक्वेटर से पैरेलली आगे बढ़ते जाते हैं। इक्वेटर अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो 1 डिग्री लैटिट्यूड क्या होगा, इक्वेटर के पैरेलल होगा और इक्वेटर से 1 डिग्री का वो एंगल बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाओगे पैरेलली, इक्वेटर के पैरेलली ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर वही चीज है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री, 90 डिग्री आपका नॉर्थ पोल होगा, 90 डिग्री साउथ आपका साउथ पोल होगा। ठीक, फिर नॉर्थ जितने भी आपके अर्थ से ऊपर वाले के लैटिट्यूड हैं उनको रिप्रेजेंट करते टाइम आप n लगाओगे, जितने साउथ हैं उनमें s लगाओगे। फिर सबसे लास्ट में क्या था कि जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाओगे जो लैटिट्यूड्स का साइज है वो प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन होता जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, जो इक्वेटर या विषुवत रेखा है वो विषुवत रेखा अर्थ पे किन किन कंट्रीज से होकर गुजरती है। ये है आपका इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन सा है, जो कि अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देता है, इसका नॉर्दर्न पार्ट और इसका सदर्न हाफ। नॉर्दर्न पार्ट को आप क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पार्ट को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। देखिए ये सबसे बड़ा है ना अर्थ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाते जाते हैं अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है वो कम होती जाती है। ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। तो इक्वेटर कहाँ से होकर गुजरती है, किन किन कंट्रीज से होकर गुजरती है। ये है आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरेशिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इक्वेटर या 0 डिग्री लाइन जो है वो साउथ अमेरिकन कुछ कंट्री से होकर गुजरता है, जैसे आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। आप जैसे आगे जाओगे तो अफ्रीका में आपका ये गेबन, कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यहाँ पे आपका मालदीव्स, इंडोनेशिया, इन कंट्री से होकर गुजरता है। अपना इंडिया कहाँ पे है, इंडिया ये है। तो इंडिया इक्वेटर के किधर है, नॉर्थ में है। ठीक है, तो आप ये एक बात ध्यान रख लीजिए कि इक्वेटर जो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, क्योंकि जब आगे हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब जानना। ठीक, तो इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो किन किन कंट्रीज से पास होता है, वो सदर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ पार्ट से, अफ्रीका के मिडिल से और इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्री से होकर गुजरता है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर के बारे में हमने जान लिया। और कौन से रेफरेंस पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स थे, संदर्भ अक्षांश जिनके बारे में हमको जानना था। एक था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, आर्कटिक सर्किल या उत्तरी ध्रुव वृत्त, एंटार्कटिक सर्किल या दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये आपके कुछ रेफरेंस लैटिट्यूड्स थे। तो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो उत्तर का जो अक्षांश या लैटिट्यूड होता है वो उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं। ये है आपका इक्वेटर, इक्वेटर या 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो लैटिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा किसको बोलते हैं, इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ, इक्वेटर से 23.5 डिग्री दक्षिण में जो लैटिट्यूड या अक्षांश है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ठीक है, तो ये कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, ऐसे ही आर्कटिक सर्किल या उत्तरी ध्रुव वृत्त, इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री उत्तर में जो लैटिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल
या उत्तरी ध्रुव वृत्त। इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में, 66.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड है उस लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? एंटार्कटिक सर्किल या दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। उस इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड होगा, अक्षांश होगा, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलेंगे। इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड होगा उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा बोलेंगे। इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्किल या उत्तरी ध्रुव वृत्त। और इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंटार्कटिक सर्किल या दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, अब ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी देखा था कि इक्वेटर वर्ल्ड में किन किन कंट्रीज से होकर गुजरती है। ऐसे ही हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से, आर्कटिक कहाँ से, एंटार्कटिक कहाँ से। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में ये है आपकी 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि हम क्या बोलते हैं, जिसको इक्वेटर या विषुवत रेखा। तो अभी हमने देखा था विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ये आपका साउथ अमेरिका से इक्वाडोर, कोलंबिया, पार्ट ऑफ ब्राज़ील, उसके बाद अफ्रीका में कॉन्गो से, युगांडा, केन्या, सोमालिया से होते हुए इंडोनेशिया, ऐसे गुजर जाती है आपकी इक्वेटर या विषुवत रेखा। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मेक्सिको के पार्ट से होकर गुजरती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको से होते हुए अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी पार्ट जो आपका अल्जीरिया, लीबिया वाला है, यहाँ से होते हुए और भारत में भी, ठीक, भारत का जो आपका गुजरात वाला पार्ट है इससे होकर गुजरती हुई ये निकल जाती है। ये कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है या मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये कहाँ पे होती है? साउथ में, इक्वेटर से 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से होकर गुजरती है? ये देखिए, तो ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ अमेरिका के मिडिल से लगभग अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिण से ऑस्ट्रेलिया के लगभग मिडिल से, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऐसे ही बात करें हम आर्कटिक सर्किल या उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये है आपका आर्कटिक सर्किल, ये है आपका आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर। आर्कटिक सर्किल जो आपका कनाडा का नदन पार्ट है, ये कनाडा का नदन पार्ट जो है यहाँ से होकर गुजरता है आपका। और फिर आपकी ये जो नॉर्वे, स्वीडन वाली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यहाँ से जो रूस है, रूस के नॉर्थ पार्ट से होते हुए ये आपका आर्कटिक सर्किल निकल जाता है। ये है आर्कटिक सर्किल लैटिट्यूड। ऐसे ही एंटार्कटिक सर्किल लैटिट्यूड, एंटार्कटिक सर्किल कितने पे पाया जाता है? 66.5 डिग्री साउथ पे। ये है आपका एंटार्कटिक सर्किल लैटिट्यूड। क्लियर? ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। तो ये आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखें कि कौन सा जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस लैटिट्यूड या अक्षांश है, संदर्भ अक्षांश, वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से, किन किन कंट्रीज से होकर गुजरते हैं। ठीक है, जैसे अब बात करें भारत की, तो भारत इक्वेटर के कहाँ पाया जाता है? या विषुवत रेखा के उत्तर में, और जो कर्क रेखा है वो इससे होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस लैटिट्यूड्स है उनके बारे में ये हमारा डिस्कशन हो गया। ठीक,
अब जो था हमारा टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 क्या था? लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, अक्षांश और ताप कटिबंध। ठीक, लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, अक्षांश या ताप कटिबंध। तो 3 आपके हीट जोन्स होते हैं लैटिट्यूड्स की वजह से। कौन कौन से? एक होता है टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम उष्ण कटिबंध भी बोलते हैं। सेकेंड जो आपका हीट जोन होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध। और थर्ड होता है आपका फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध। तो एक एक करके हम इन हीट जोन्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध की। ठीक है, तो आप ये समझिए टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध वो हीट जोन है जो जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इस जोन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अब सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि जो मिड डे सन होता है वो हमेशा वर्टिकली ओवरहेड होता है। कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक जितने अक्षांश हैं उन पे जो मिड डे सन होता है वो वर्टिकली ओवरहेड हमेशा साल में एक ना एक बार आता है। ठीक, अब अगर लंबवत बिल्कुल सीधी रेखा सीधी जो है लाइट अर्थ की पड़ेगी, सीधी लाइट सन की पड़ेगी इन लैटिट्यूड्स पे, तो उस पे इंपैक्ट क्या होगा? उस पे इंपैक्ट ये होगा कि जब कोई सीधी लाइट पड़ती है, वर्टिकली ओवरहेड सन की लाइट पड़ती है अर्थ पे, तो जहां पे वर्टिकली ओवरहेड लाइट पड़ेगी वो एरिया ज्यादा गर्म हो जाएगा। अभी हम देखेंगे क्यों ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध जोन क्या कौन सा जोन है? ये वो जोन है जो कि कर्क रेखा से स्टार्ट होता है और मकर रेखा तक हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। इस जोन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होती है? क्योंकि इस लैटिट्यूड बेल्ट में सन की जो पोजीशन है, जो सूर्य की स्थिति है, वो हमेशा वर्टिकली ओवरहेड रहती है। किसी ना किसी लैटिट्यूड पे, किसी ना किसी अक्षांश पे जो कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच है, वहां पे मिड डे सन साल में एक बार वर्टिकली ओवरहेड पोजीशन पे आता ही आता है। क्योंकि ये वर्टिकली ओवरहेड आता है इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा बनी रहती है। अब वर्टिकली ओवरहेड आने से क्यों गर्मी ज्यादा बनी रहती है ये देखेंगे। तो मान लीजिए ये है आपका क्या? ये है आपका सूरज, जहां से आपकी लाइट एंड हीट आ रही है, और ये है आपका अर्थ। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है? ये जो सन से लाइट आ रही है ये बिल्कुल सीधी आ रही है, वर्टिकली ओवरहेड आ रही है। और एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करिए जहां पे जो सन की लाइट है वो सीधी ना आकर क्या हो, ये सन हो, सन की लाइट अभी इसमें क्या आ रहा? सीधी आ रही, सीधी ना आकर क्या हो? स्लैंटिंग हो, तिरछी हो। एक ये सिचुएशन इमेजिन करिए। तो इस केस में क्या हो रहा है? जब सन की रेज सीधी आ रही है, तो देखिए जब सन की रेज सीधी आएगी तो वो लिमिटेड एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। ये एरिया क्या है? लिमिटेड है। और जब सन की रेज स्लैंट कर जाएंगी, तिरछी आ जाएंगी, तो जो एरिया वो कवर करेंगी वो एरिया क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अभी आप इसको ढंग से देखिए, इस डायग्राम को ढंग से देखिए और अगले डायग्राम को फिर देखिए। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो सन की रेज हैं क्या हो रही हैं? स्लैंट हो जा रही हैं, तिरछी होती जा रही हैं। अब जो तिरछी हो जाएंगी तो जो एरिया जो कवर करेंगी वो एरिया का क्या हो जाएगा? इसका बड़ा हो जाएगा कि नहीं? एरिया बड़ा हो गया। इस केस में देखिए बड़ा हो गया, और इस केस में एरिया क्या था? छोटा था। तो क्योंकि ये बड़ा एरिया है, जब सन की रेज स्लैंट या तिरछी हो जाती हैं तो बड़ा एरिया कवर करती हैं, और जब सन की रेज सीधी होती हैं तो वो छोटा एरिया कवर करती हैं। तो कौन सा एरिया ज्यादा गर्म होगा? ऑब्वियसली जो छोटा एरिया है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, जो बड़ा एरिया है वो कम गर्म होगा, क्योंकि उसका जो आकार है वो बड़ा है। ऑब्वियस, ठीक है ना? तो होता यह है कि जब कभी भी सन की रेज वर्टिकली
या सीधी रेज पड़ेंगी तो जहां कहीं भी अर्थ के जिस भी पार्ट पे सन की रेज सीधी पड़ेंगी वो एरिया, वो जोन ज्यादा गर्म हो जाएगा कंपेयर टू वो एरिया जहां पे अर्थ जो सन की रेज जो है वो तिरछी पड़े। जब सन की रेज तिरछी पड़ती हैं तो उनको पहली चीज तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और जो एरिया वो कवर करती हैं वो एरिया भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसलिए वो कम गर्म रहता है और जहां पे वर्टिकली ओवरहेड पड़ेंगी वो ज्यादा गर्म रहता है। तो जो टॉरिड जोन होता है या जो उष्णकटिबंधीय जोन होता है उस जोन में जो कि आपकी 23-23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक को कहते हैं, उस जोन में सन की रेज वर्टिकली ओवरहेड पड़ती हैं। ठीक, देखिए तो ये जो जोन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगा के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ये जो आपका जोन है इस जोन में सन की रेज हर एक लैटिट्यूड में साल में एक बार जो मिड डे सन है वो वर्टिकली ओवरहेड पड़ेगा। इसको आप दूसरे तरीके से समझिए, मान लीजिए ये जो जोन है ये इसको हम क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन या उष्णकटिबंधीय जोन। यहाँ पे जो सन की रेज हैं ये देखिए सीधी पड़ रही कि नहीं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सन की रेज क्या होती जा रही हैं, तिरछी होती जा रही हैं कि नहीं। इस चीज को आप समझिए, इस जोन में सन की रेज सीधी थी, अगर सीधी थी तो ये कितना एरिया कवर कर रहा था, ये इतना एरिया कवर कर रहा था कि नहीं। अब जब ये सन की रेज जैसे ही इस जोन से ऊपर गए सन की रेज क्या हो गई यहाँ पे, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फीयर है ना, स्क्वायर तो है नहीं, स्फीयर है। तो जैसे यहाँ पे जाएगी सन की रेज वो क्या होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी। अब तिरछी होती गई तो इसने कितना एरिया कवर किया, ज्यादा एरिया कवर किया कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक छोटा एरिया इसने कवर किया था और यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया कवर किया, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे क्या हो गई, स्लैंट हो गई, तिरछी हो गई। तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा कि ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये ज्यादा गर्म होगा क्योंकि हीट कम एरिया में कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे हीट बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, ये आपको इससे बेहतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वाले जोन में कैंसर से कैप्रिकॉन तक के जोन में जो अर्थ की रेज हैं वो सीधी पड़ रही हैं, इसलिए कम एरिया में कंसंट्रेटेड रहती है हीट और ये ज्यादा गर्म हो जाता है। जैसे ही इस एरिया से बाहर जाएंगे तो सन की रेज स्लैंट होती जाएंगी, जितना स्लैंट होती जाएंगी उतना बड़ा एरिया उनको कवर करना पड़ेगा और हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसलिए वो उतना ठंडक बढ़ती जाएगी। ठीक है, इससे आपको बेटर आइडिया लग गया होगा। तो क्योंकि इस जोन में सीधी रेखाएं पड़ रही हैं, जो सन की रेज है, ठीक, जो सन की रेज है वो वर्टिकली ओवरहेड पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसको टॉरिड जोन या हम दूसरे शब्दों में क्या बोले तो उष्णकटिबंधीय आपका ताप कटिबंध भी कहते हैं। क्लियर। आप देखेंगे बाकी के दो जो ताप कटिबंध है, ठीक। तो दूसरा आपका ताप कटिबंध क्या है, टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध, और थर्ड आपका क्या है, फ्रीजिड जोन या शीत कटिबंध। ठीक है, वही चीज जो हमने अभी डिस्कस करी थी कि द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जो सन की रेज का एंगल होता है, जैसे ये, अब देखिए यहां पे क्या था, सन की रेज सीधी पड़ रही थी लगभग इस जोन में, इसलिए गर्मी ज्यादा थी। जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे अर्थ की रेज क्या है, स्लैंट होती जाएंगी। जैसे ये देखिए स्लैंट हुई कि नहीं, जैसे अब अगर स्लैंट हो गई तो एरिया जो है अभी क्या है, ज्यादा एरिया कवर कर रही है ना, यहाँ पे क्या था, कम एरिया कवर कर रही थी। तो जैसे यही ये स्टेटमेंट बोला, द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जो सन की रेज का एंगल है वो क्या होता जाता रहा है, सन की रेज का एंगल है वो क्या होता जाता है, द एंगल ऑफ सन गोज ऑन डिक्रीजिंग एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इन द सदर्न हेमिस्फीयर है मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक, तो सन की रेज स्लैंट होती जाएंगी, तिरछी होती जाएंगी, बड़ा एरिया कवर करेंगी, बड़ा एरिया कवर करेंगी तो हीट क्या होती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, तो जो गर्मी है उस जोन में कम होती जाएगी। तो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो जोन है, इस जोन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध में जो आपका उष्ण कटिबंधीय जोन था उससे क्या होगा, कम गर्मी होगी। क्लियर, क्योंकि यहां पे वर्टिकली ओवरहेड सन की रेज पड़ रही थी, जैसे ऊपर जाते गए अर्थ की रेज की स्लैंट तिरछापन बढ़ता गया, तिरछापन बढ़ता गया तो बड़ा एरिया कवर करती गई, बड़ा एरिया कवर करती गई तो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती गई। तो इसकी अपेक्षा जो ये जोन है उस जोन में गर्मी क्या होगी, कम होगी, इसलिए इसको हम टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय जोन भी बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी नॉर्थ टेम्परेट जोन, दक्षिणी शीतोष्णी कटिबंध। और ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 66.5 डिग्री साउथ एंटार्कटिक सर्किल तक, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवत, ये जो जोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक के जोन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन, यह है नॉर्थ टेम्परेट जोन। और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक के जोन को क्या बोलेंगे हम, साउथ टेम्परेट जोन। क्लियर। अब उसके बाद की बात करें, आर्कटिक सर्किल से और नॉर्थ पोल तक के जोन को और एंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक के जोन को, इन जोन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिड जोन्स या शीत कटिबंध। अब देखिए ये जोन जो होते हैं, इन जोन को हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध या फ्रीजिड जोन। यहां पे सन की रेज क्या थी, लगभग सीधी थी, यहाँ पे क्या हुई, स्लैंटिंग उनकी बढ़ती चली गई, स्लैंटिंग बढ़ती गई, यहाँ पे कम एरिया इनको कवर करना था, यहाँ पे इसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है, तो इसको और ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है। अब देखिए फ्रीजिड जोन के बाद इनकी स्लैंटिंगनेस तो और बढ़ती गई ना, तो जितना ज़्यादा वो तिरछा होती जाएंगी उतना ज़्यादा इनको एरिया कवर करना पड़ेगा, जितना बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा उतना जो है गर्मी कम होगी। तो आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल तक का जो जोन होता है, यहां पे जो सन की रेज हैं वो बहुत ज्यादा स्लैंटिंग होती हैं, हीट बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए इस एरिया में जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है। ऐसे ही एंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक का जो जोन है, यहाँ पे अर्थ की रेज बहुत स्लैंटिंग हो जाएंगी, इनको बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसलिए इनका भी टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा। इन जोन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिड जोन्स या शीत कटिबंध। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे होगा, किस जोन में होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर उस जोन में होगा जहां पे अर्थ की रेज सबसे कम स्लैंटिंग हो या वर्टिकली ओवरहेड हो। तो ये जो आपका टॉरिड जोन था, ये जो आपका टॉरिड जोन था, इस जोन में अर्थ की रेज कैसे पड़ती थी, वर्टिकली ओवरहेड, इसलिए इस जोन में टेम्परेचर क्या होता था, बहुत हाई। जैसे ही आप इक्वेटर से आगे पोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, अर्थ की रेज की स्लैंटिंगनेस बढ़ जाएगी और टेम्परेचर क्या होता जाएगा, गिरता चला जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्कटिक सर्किल तक का जो जोन था उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। इस जोन में जो टेम्परेचर होता है वो टॉरिड जोन
या उष्णकटिबंधीय जोन से क्या होता है, कम होता है। उष्णकटिबंधीय जो इससे टेम्परेचर क्या होगा, इसका कम होगा। इसको हम कौन सा जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन या आपका शीतोष्ण जोन। उसके बाद जो थर्ड जोन आता है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक या 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक, जो फ्रीजिड जोन होता है, शीत कटिबंध होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस में रहेगा, टॉरिड जोन में या ट्रॉपिकल जोन में या आपका जो उष्ण कटिबंधीय होता है। फिर उससे कम टेम्परेचर टेम्परेट जोन में, शीतोष्ण कटिबंध में, और सबसे कम टेम्परेचर इसमें फ्रीजिड जोन में या आपका जो शीत कटिबंध होता है उसमें। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो स्लैंट होती जाती हैं। तो इक्वेटर या उसके आसपास या जो पूरा जो टॉरिड जोन है, इस जोन में जो भी कंट्रीज होंगी उन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाओगे आप आर्कटिक सर्किल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्कटिक सर्किल तक, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जोन से तो कम टेम्परेचर होगा, लेकिन शीत कटिबंधीय जोन से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा एक तरीके से। और जैसे ही आप सबसे ऊपर जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, जिसको हम शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक, तो अब आप इसको एक बार पॉलिटिकल मैप के द्वारा देखेंगे तो और बेहतर आपको आएगा। ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में ये है आपका इक्वेटर या विषुवत रेखा, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, ये है आपका आर्कटिक सर्किल या उत्तरी ध्रुववृत्त, ये है आपका एंटार्कटिक सर्किल या दक्षिणी ध्रुववृत्त, और ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। अब बताइए कौन सा जोन कहाँ पे होगा, कौन सा हीट जोन कहाँ पे होगा। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये कौन सा जोन होगा, ये होगा आपका टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध, इसमें गर्मी क्या होगी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो वर्टिकली ओवरहेड पड़ती हैं, कम एरियाज में हीट कंसंट्रेटेड रहती है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा आएगी। जैसे ही 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के पोल्स की तरफ जाओगे इससे, तो जो सन की रेज हैं वो यहाँ पे क्या होंगी, तिरछी पड़नी शुरू हो जाएंगी। तिरछी पड़नी शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इन जोन्स को क्या बोलते हैं हम, शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन। 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का ये जो जोन है आपका, ये जोन कैसा है, ये है आपका टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध, ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध। और इससे 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक का ये जो जोन होगा, ये कौन सा जोन है आपका, फ्रीजिड जोन। ये है आपका नॉर्थ फ्रीजिड जोन और ये है आपका साउथ फ्रीजिड जोन। ठीक है, अब सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे होगी, इन कंट्रीज में। कौन कौन सी, ये आपका मैक्सिको है, ब्राज़ील है, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, अफ्रीका का जो मिडिल वाला पार्ट है, कॉन्गो, केन्या, युगांडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया के भी पार्ट में। ठीक, जैसे आप ऊपर जाओगे गर्मी कम होती जाएगी, तो यूएस के पार्ट, कनाडा का पार्ट, इधर यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, रूस, ये सब क्या है,
ये शीतोष्ण कटिबंध में है, टेम्परेट जोन में, तो यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे 66.5 डिग्री नॉर्थ के भी ऊपर जाओगे, जो आपका नदन कनाडा है, या जो आपका डेनमार्क ग्रीनलैंड है, या आपका जो रसा का सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है, या जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे फ्रीजिड जोन होगा, शीत कटिबंध होगा, सबसे ज़्यादा ठंडक होगी। ऐसे ये पूरा एंटार्कटिका, ये तो पूरा बर्फ का ही वह है, ठीक है, पूरी आइस है यहाँ पे, ठीक। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर पे जो सन की रेज है वो कैसी पड़ती है? सीधी। और जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, सन की रेज क्या होती जाती हैं? उनकी स्लैंटिंगनेस बढ़ती जाती है। स्लैंटिंगनेस बढ़ती जाएगी, बड़ा एरिया कवर करेंगी, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उनकी गर्मी कम हो जाएगी, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 3 लॉन्गिट्यूड देशांतर और टॉपिक नंबर 4 लॉन्गिट्यूड एंड टाइम देशांतर और समय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।